ये बात तो किसी से छिपी नहीं कि न जाने औरतों को कितनी सदियों से इस किताब से नवाजा गया है कि बातों को इधर से उधर करने में उनसे ज्यादा माहिर कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि घर के पुरुष ये काम नहीं करते, पर फिर भी आज भी इस काम के लिए पहले पोजीशन पर औरतों को ही रखा गया है, खास करके बहुओं को। ऐसे ही कोई औरत आपके आसपास भी होगी जो ज़रा कच्चे कान की होगी और यहाँ की बात वहाँ करती होगी। और ऐसे ही ज़रा कच्चे कान की थी हमारी नेहा जी। और सिर्फ कच्चे कान की नहीं, शक्की मिजाज की भी। सवेरे सवेरे नेहा सोसाइटी के कंपाउंड में सब्जियां लेने जाती है, और जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है, सब्जी ले रही बाकी महिलाएं हंसने लगती है। मेरे कपड़े तो ठीक है ना, ये सब मुझे देखकर क्यों हंस रही हैं? फिर से वहां खड़ी सभी औरतें हंसने लगती है, जिसे देखकर नेहा का मूड बिगड़ जाता है और वो किसी से एक लफ्ज बिना कहे पूरे गुरूर में सब्जी वाले के ठेले के पास जाती है और सब्जी वाले से बातें करने लगती है। हाय नेहा, ना हाय ना हेलो। पारो, मेरे लिए एक पाव भिंडी और एक पाव तोरी तोल दे। शिमला तो ज्यादा ताजे नहीं लग रहे, जो भी बचे कुचे हैं सारे मुझे दे दे, और 2 किलो आलू भी तोल दे। आलू तो 60 रुपये हो गए भाभी। लोग तो यहाँ गिन गिन कर आलू ले रहे हैं, बोलो तो तोल दूँ। सच में यार, इतनी महंगी सब्जियाँ हो गई है कि अब कोई भी सब्जी 1 किलो नहीं ली जा सकती। किसी चीज की कमी नहीं है मुझे, कल ही मैंने डायमंड सेट लिया है। ये आलू किस खेत की मूली है? तूने मेरे हाय का जवाब भी नहीं दिया। क्या बात है, मुझसे नाराज है क्या तू? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगी किसी बात से। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। तुम सब कोलगेट के एड में आने वाली हो ना? फिर तूने वही बात कर दी ना। किसी और की कुछ और बात सुनी होगी और कुछ और समझ लिया होगा। अगर कोलगेट वाले हमें टीवी पर ला रहे होते तो हम क्या यहाँ पारों से सब्जी खरीद रहे होते? बड़े बड़े मॉल वाले भी पारों से ही सब्जी लेकर जाते होलसेल में। ऐसा मत बोलिए भाभी। हाँ, अरे अब तुम लोग शुरू मत हो जाओ। तो इस तरह हमसे बात क्यों कर रही है? क्या बात हो गई नेहा? मैं सीढ़ियों से उतरी तो तुम सब मुझे देखते ही हंसने लगी ना। अब इतनी हंसी आ रही है तो जरूर तुम लोगों को दांत दिखाने के पैसे मिल रहे होंगे। मुझे लगा ही था तेरा शक्की दिमाग ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। अरे भाई, हम तुम्हें देखकर क्यों हंसेंगे बहन? वो तो तेरे पीछे संगीता का देवर आ रहा था। कल पता है उसने क्या किया? मुझे कंवारी समझकर शादी का प्रपोजल भिजवा दिया। अब जैसे ही उसकी नजर मुझसे मिल रही है, बेचारा शर्मसार हो जा रहा है। वही तो, और तो कुछ और ही समझ बैठी। तुम लोग सच कह रहे हो? सिर्फ तेरी तसल्ली के लिए मैं अपने देवर को बदनाम तो नहीं करूंगी ना भाई। सच है, बिल्कुल सच। तो फिर ठीक है। ओ माय गॉड, कितना कुछ बताना है मुझे तुम सबको। पहले तुम लोग बताओ क्या मसाला लाई हो? अरे क्या मसाला, मेरी तो ज़िंदगी नरक हो गई है। अच्छा होना ना सबसे बड़ा गुनाह है। आज के जीवन में मैं कभी नहीं देखती थी कि मेरी सास मेरी ननद से क्या बातें करती है। फिर जो संगीता के घर में हुआ, वो देखकर मैंने एक बार ऐसे ही अपनी सास के फ़ोन में कॉल रिकॉर्डर डाल दिया। डालने के बाद मैं तो भूल भी गई थी। एक दिन मेरी सास कहने लगी उनका फ़ोन हैंग हो रहा है, और उनका फ़ोन ठीक करने के चक्कर में मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली। और क्या सुना? दिन भर मेरी सास सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी से मेरी चुगलियाँ कर रही हैं। इन लोगों के लिए इतना सब करने के बाद ये सिला मिला मुझे। अब तो मैंने सोच लिया है, मैं और मेरा पति अलग घर लेके रहेंगे। हे भगवान, बात इतनी बढ़ गई? कुछ ज्यादा ही उल्टा सुल्टा बोल दिया क्या तुम्हारी सास ने? ऐसी ऐसी ओछी बातें कही है जो मैं तुझे बता भी नहीं सकती। अरे मेरे पीछे से दोनों माँ बेटी जाकर सोने के गहने खरीद कर लाती है। मेरे पति की कमाई वो वहाँ अपनी बेटी को दे रही है, और मुझसे कहती है मैं पैसे उड़ाती हूँ। अरे भाई, वो मेरा पति है, मैं चाहूँ तो सारे पैसों को अपने हाथ में रखूँ। और इस तरह सारी सहेलियां एक दूसरे को अपने अपने ससुराल की बातें बताती है। अपनी रसोई में सब्जी बना रही नेहा के दिमाग में भी यही बातें घूम रही थी। कहीं मैं भी अपने ससुराल वालों को कुछ ज्यादा ही फ्री हैंड तो नहीं दे रही? थोड़ी बहुत नजर तो मुझे रखनी ही पड़ेगी। नेहा सभी के लिए नाश्ता लेकर जैसे ही रसोई के बाहर आती है, सभी अचानक से चुप हो जाते हैं। आप और मम्मी कुछ कह रहे थे ना पापा जी, मेरे आते ही चुप हो गए। ऐसी क्या बात हो गई जो मेरे सामने नहीं हो सकती? और ऐसा ही है तो आप लोग बातें कीजिए, मैं चली जाती हूँ। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है नेहा। वो बात पूरी हो गई इसलिए चुप हो गए, और उसी वक्त तुम आ गई। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं। वैसे नाश्ते में क्या बना है? स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है।
उस वाक्य के बाद अब तो नेहा को विश्वास हो गया था कि उसके ससुराल वाले उसकी पीठ पीछे कुछ तो खिचड़ी पकाते ही है। वो इस बात को अपने मन में दबाए अपने कमरे में जाती है और सीधा अपनी माँ को कॉल लगाती है। मम्मी, यहाँ मेरे ससुराल वाले न जाने मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। जब तक मैं किचन में थी सभी बातें कर रहे थे, पर मैं जैसे ही हॉल में पहुंची सब चुप हो गए। ये राम, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। न जाने ये लोग क्या सोच रहे हैं। शादी के 1 साल के बाद भी ये लोग तुझे पराया मान रहे हैं। ऐसा ना बहुत सारे घरों में होता है। तेरी दादी भी कभी भी पैसे और प्रॉपर्टी से संबंधित बातें मेरे सामने नहीं करती थी। हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी कुछ दिन पहले ही गुरु प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के फायदे के बारे में बता रहे थे। और मम्मी जी की एफडी भी ना मैच्योर होने वाली है। लगता है सभी मिलकर कुछ खरीदने वाले हैं। मुझे ही चौकन्ना रहना होगा। और हर समय नेहा अपने कान खुले रखती। एक रात जब किचन की सफाई करने के बाद नेहा अपने कमरे की तरफ जा रही थी, उसे अपने सास के कमरे की लाइट्स ऑन दिखी तो वो वहीं रुक गई। पक्का इस घर में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। रात के 10 बजे के बाद मम्मी किसी पार्टी में भी नहीं रुकती और आज यहाँ 11:30 बजे तक जागी हुई हैं। नेहा धीरे से अपनी सास के कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो जाती है। अब इस पर मैं क्या बोलूँ जी। अब गुरु को ही पसंद नहीं है तो कैसे मैनेज होगा सब। पर बहू को क्या कहेंगे हम? डिसीजन आपके बेटे ने लिया है ना, बहू को क्या कहना है, वो खुद ही सोच लेगा। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नेहा की टेंशन बढ़ती जा रही थी कि एक दोपहर को ऐसा कुछ हो जाता है कि नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नेहा गुरु के कपड़े धोने में डाल रही थी कि गुरु के पैंट में उसे एक होटल के कमरे की बुकिंग की रिसिप्ट मिलती है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब सभी मिलकर नई बहू लाने की तैयारी में लगे हैं। गुरु की लाइफ में कोई है, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। नेहा फौरन अपनी सहेलियों को कॉल लगाती है। अरे तू पहले रोना बंद कर। एक काम कर, तू अभी के अभी सोसाइटी के पार्क में आ जा। मैं बाकी फ्रेंड्स को भी वहीं बुला लेती हूँ, क्योंकि अगर तेरे ससुराल वालों को पता चल गया कि तुझे इस बात की भनक लग गई है तो हो सकता है वो इस रिश्ते के टूटने का ब्लेम भी तुझ पर डाल दे। तुझे ना बड़े सोच समझ के कदम रखने की ज़रूरत है। नेहा के साथ साथ उसकी सारी सहेलियां संगीता के साथ सोसाइटी के पार्क में पहुंच जाती है। अब प्रॉब्लम निकली थी तो सब अपनी अपनी टिप्पणी तो देते ही। बोलना तो नहीं चाहिए नेहा, मुझे तो शुरू से ही गुरु के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते थे, पर तुम ही प्यार में पागल थी अपने पति के। 7 बजे ऑफिस ऑफ हो जाता है और साहब आते हैं रात को 9 बजे घर पर। 2 घंटे कहाँ रहता है वो, कभी पूछा तुमने? तुम तो 1 साल पहले सोसाइटी में आई हो। मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए नेहा। मुझे तो लगा ही नहीं था कि गुरु की शादी होगी भी, क्योंकि मार्केट में उसका इम्प्रेशन अच्छा नहीं था ना। पर तुम्हारे परिवार वालों ने तो उससे मिलते ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अरे पता तो लगाना चाहिए था लड़की के पास्ट के बारे में। जब तुम्हें सब कुछ पहले से पता था संगीता, तो तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना। तब तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को जानती भी नहीं थी। रहना तो मुझे इन लोगों के साथ ही था। अब पड़ोसी के साथ अपना रिलेशन तो कोई ख़राब नहीं करेगा ना। और हाँ, पहले कई गर्लफ्रेंड रह चुकी है गुरु की, पर मुझे लगा कि शादी होते ही सुधर जाएगा। पर यहाँ तो दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं साहब। मैं तो कहती हूँ सबसे पहले तुम अपने ससुराल और मायके के जेवर समेटो। अगर मैं सामने से मम्मी जी से गहने मांगूंगी तो उन्हें शक हो जाएगा। वो अपने सारे गहने तिजोरी में रखती है और तिजोरी की चाबी अपने तकिए के नीचे। हर रोज़ ठीक 10 बजे मम्मी के कमरे की लाइट ऑफ हो जाती थी, पर आजकल ना वो 1 बजे सोती हैं। 1:30 बजे पापा जी वॉशरूम जाते हैं, तो ठीक 3 बजे जब उनकी नींद गहरी होगी तब मैं उनके कमरे में जाऊंगी और तिजोरी से सारे गहने निकालूंगी और सुबह 6 बजे नानू के जिम जाने के पहले ही अपने मायके चली जाऊंगी। जाने के बाद हमें कॉल ज़रूर करना। और उस रात सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होता है। रात के 3 बजे चोरी भी होती है और नेहा गायब। सुबह अपने कमरे में नेहा को ना पाकर गुरु उसे हर तरफ ढूंढने लगता है, यहाँ तक कि उसके मायके में भी कॉल करता है, पर नेहा वहाँ भी नहीं होती। मुझे नहीं पता, तुम मेरी बहू को ढूंढ कर लाओ, वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। कहीं कल रात को दोनों में कोई बहस तो नहीं होगी जिस कारण वो कहीं रूठ कर चली गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है पापा हमारे बीच में, और रात को तो वो अच्छी तरह से मुझसे बात करके सोई है। सुबह मैं जब जिम जा रहा था तो भाई के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, यानी उस वक्त तक भाभी जा चुकी थी। अभी तक तो सभी को लग रहा था कि सिर्फ घर की बहू ही गायब हुई है, पर असली सच तो अब खुलने वाला था। रोती हुई मनीषा जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसकी तिजोरी तो लॉक ही नहीं है।
जैसे ही तिजोरी का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि अंदर कुछ भी नहीं है। तिजोरी खाली देखते ही मनीषा जोर से चीखती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। सभी भागते हुए कमरे में आते हैं, जहां जमीन पर नानू को अपनी भाभी का फोन मिलता है। कोई बड़ी गड़बड़ है भैया, हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। यहाँ नेहा के ससुराल वाले परेशान थे तो वहाँ उसकी सहेलियाँ, क्योंकि अभी तक नेहा ने अपनी सहेलियों को फ़ोन नहीं किया था। सब्जी खरीदती हुई सभी इसी बारे में बात करती है। क्या लगता है संगीता, नेहा वो सब कर पाएगी? क्योंकि अभी तक मुझे उसका कॉल नहीं आया, ना ही उसके घर से कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़। अरे भाई, किसी की शादीशुदा बहू घर से गायब होगी, वो भी शादी के 1 साल बाद, तो उसके ससुराल वाले तो यही समझेंगे ना कि वो किसी के साथ भाग गई है। ऐसे में इस बात को कौन ही घर से बाहर जाने देगा। पर नेहा ने अभी तक हमको कॉल नहीं किया। इतने सारे गहने लेकर निकली है वो, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। हाँ, क्योंकि वो निकली तो है। गुरु सुबह कॉल करके ना इनडायरेक्टली पूछ रहा था। एक काम करते हैं, उसकी मम्मी को कॉल करते हैं। यहाँ से निकली है तो अपने मायके ही गई होगी। कविता नेहा की माँ को कॉल लगाती है। और आंटी जी कैसी हैं आप? नेहा को ज़रा फ़ोन दीजिए ना। अरे क्या बात हो गई, सुबह जमाई जी ने फ़ोन किया, आप तुम? नेहा नहीं है यहाँ। कहाँ गई मेरी बेटी? हाँ, कहाँ है मेरी बेटी? बात करवाओ उससे। वो कहाँ होगी? अपने घर होगी आंटी जी, सॉरी बाय। ये कहकर वो फ़ोन रख देती है। तभी नेहा के ससुराल वाले हड़बड़ाते हुए पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलते हैं। गुरु की ऐसी हालत देखकर सभी उसके पास जाते हैं। क्या हो गया बेटा, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? और नाइटी में तू कहाँ जा रही है मनीषा? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊँ प्रमिला, लूट गई मैं। मेरी बहू घर पर नहीं है, साथ ही मेरी तिजोरी से सारे गहने भी गायब है। पुलिस स्टेशन जा रही हूँ मैं। अरे रुक रुक, मैं भी इन्हें बोलती हूँ। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे पुलिस वालों पर उतना ही दबाव बनेगा। अरे पर जाना ही क्यों है पुलिस स्टेशन, अपने घर की इज्जत उड़ाने? आजकल बातों को अखबार में छपते वक्त नहीं लगता, बदनामी हो जाएगी। फिर कैसे शादी होगी तेरे नानू की? अरे जिस घर की बहू भाग गई हो ना, उस घर की लड़की को भी कोई नहीं लेता, अपने घर की बहू नहीं बनाता। नहीं, मेरी नेहा ऐसी नहीं है, वो कहीं नहीं भागी है। हमारे घर में चोरी हुई है या किडनैपिंग, लेकिन मुझे नहीं पता। बीनू ना बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर चोर आया होता तो घर की चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी होती। उसे कैसे पता चला कि तिजोरी की चाबी कहाँ रहती है? इससे तो यही समझ में आता है चोर को बहू पहले से जानती थी। कहीं ये चोर वही डिलीवरी बॉय तो नहीं? आजकल ना हर तीसरे दिन घर में पार्सल आ रहा था। मनीषा, तुझे ना उसी वक्त समझ जाना चाहिए था। यहाँ मोहल्ले में ड्रामा चल रहा था कि सुषमा भी इस ड्रामा में शामिल होने रोती बिलखती पहुँच जाती है। पुलिस स्टेशन तो जाएंगे ही हम, और एक केस आप लोगों पर भी होगा। आप लोगों ने मेरी बेटी को गायब किया है। बात को इतना बढ़ता देख कविता और संगीता नेहा के प्लान के बारे में सभी को बता देती हैं। सभी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इतने सारे लोग एक साथ पुलिस स्टेशन में आएंगे तो क्या ज़्यादा अच्छे से रिपोर्ट लिख लूँगा मैं? लड़की का पति और उसकी माँ पुलिस की गाड़ी में हमारे साथ उसे ढूंढने निकलेंगे और बाकी सब जा सकते हैं। पर मोहल्ले वाले कहाँ रुकने वाले थे। सभी अपनी अपनी गाड़ियों में पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे नेहा को ढूंढने निकल पड़ते हैं और उन्हें मिलती है नेहा झाड़ियों के बीचों बीच। गुरु नेहा को देखते ही उसके मुंह से पट्टी हटाता है और उसके हाथ पैर खोलता है। मुझे लगा ही था कि तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हुई है। तुम ऐसी हालत में कैसे पहुंची नेहा? कल रात हमारे घर एक चोर आया था, उसने मेरा मुंह बांध दिया और हाथ पैर भी। पता नहीं उसे कैसे सब कुछ पहले से पता था। उन लोगों ने गहने चुरा लिए और मुझे अपनी गाड़ी की डिक्की में भर दिया, पर हड़बड़ी में वो लोग डिक्की बंद करना भूल गए। मैं घिसकर गाड़ी से नीचे आ गिरी। रात से यही हूँ मैं, कोई मेरी मदद के लिए नहीं पहुँचा। आप लोग नेहा को फिलहाल घर ले जाइए। हमारा एक आदमी नेहा जी से उस चोर का हुलिया पूछेगा और उसी के बेसिस पर स्केच बनाएगा। जिस हिसाब से नेहा जी बता रही है, चोर ज़रूर आसपास का ही कोई है, वो हमारे हाथों से बचेगा नहीं। और 2 दिन के अंदर अंदर पुलिस चोर का पता लगा लेती है और पुलिस का मार पड़ते ही चोर सब कुछ बक देता है। मैं कोई बड़ा चोर नहीं हूँ साहब, मैं तो बस हर सोसाइटी में चक्कर लगाता रहता हूँ और हाथ साफ करता हूँ। दिन में झाड़ू वाला बनकर मैं इस मेम साहब की सोसाइटी में झाड़ू लगा रहा था, तब मैम साहब अपनी सहेलियों को बता रही थी कि पिछली रात इन्होंने डायमंड सेट लिया है। मैं समझ गया कि एक मोटी पार्टी है, तो मैं इनका पीछा करने लगा। और फिर एक दिन ये सारी महिला मंडली एक साथ बैठी थी,
जहाँ मैडम ने बताया कि इसकी सास चाबी तकिए के नीचे रखती है, गहने तिजोरी में, और कौन कितने बजे सोता है, सब कुछ बता रही थी। तो इसीलिए कहा जाता है ससुराल की बात ससुराल तक ही रहनी चाहिए। क्या जरूरत थी बहू तुम्हें घर की ऐसी ऐसी जानकारी अपनी सहेलियों को देने की, और वो भी पब्लिक प्लेस में? तो मैं क्या करती पापा जी, आप लोग तो मुझे घर से निकाल रहे थे। गुरु किसी लड़की के चक्कर में था, उसके पॉकेट से होटल के कमरे की बुकिंग रिसिप्ट मिली थी मुझे। अरे मेरी माँ, हम तुम्हारे बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे, तुम्हारे सामने ही कर लेते क्या? वो होटल रूम में मैं तुम्हें ही सरप्राइज देने वाला था। ये सुनते ही नेहा अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। एक छोटी सी गलतफहमी आज इतनी सारी प्रॉब्लम का जड़ बन चुकी थी। इस दिन के बाद नेहा के साथ साथ मोहल्ले की सभी औरतें ये कसम खाती हैं कि वो कभी आधी बात सुनकर उसका पूरा निष्कर्ष नहीं निकालेंगी और ना ही अपने ससुराल की बात यहाँ से वहाँ करेंगी। अब 5 लीटर दूध कौन पी रहा है? ऐसे तो मैं ही सब कुछ खाती पीती थी ना, लेकिन अभी तो मैं नहीं हूँ। बोलिए सासू माँ, आप लोग तो खाना सूंघ कर रहते हैं, फिर इतना दूध किसके लिए मंगवाया है, जरा बताइए ना। बबली की आवाज़ बाहर तक जाने लगती है और मोहल्ले में गूंजने लगती है। तभी पड़ोस की एक औरत दूसरी औरत से कहती है, लो शुरू हो गई गायत्री की बहू, बिना बुफर के बुफार है। अच्छे कर्म फूटे हैं बेचारी गायत्री के। अरे कोई कर्म नहीं फूटे उसके, वो भी कोई कम नहीं है। हाँ, सुना तो मैंने भी यही है, गायत्री कम तो नहीं है वैसे भी। इधर बबली की आवाज़ सुनकर गायत्री कहती है, अरे बहू, आप तो मुंह बंद भी कर ले, कब तक बोलती रहेगी मेरी माँ? पूरे मोहल्ले में पता चल जाएगा कि हमारे घर में 5 लीटर दूध आया है। हाँ मम्मी जी, मोहल्ले वालों को पता चलना ही चाहिए कि 5 लीटर दूध आया है। पता नहीं किस दिन इसे पसंद करके ले आए थे। मम्मी रहने दो तुम, आ जाओ बाहर रसोई से, लोगों को भी तो पता चले ये कैसी है। हाँ हाँ, लोगों को भी पता है कौन कैसा है, जैसे तुम लोगों के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। शिल्पा मुंह लाल करके बबली से लड़ने को जाती है। इसके मुंह मत लगना मेरी बच्ची, ये तो डायन है, डायन, किसी की सुनती नहीं है। हाँ हाँ, मैं डायन हूँ, और मुझे डायन बनाया किसने? आप लोगों की हरकतों ने। 6 महीने पहले बबली बहू बनकर गायत्री के घर आती है। बबली सीधी सी लड़की जो घूंघट में मुंह झुकाकर खड़ी रहती है। बबली का गृह प्रवेश होता है। मोहल्ले की सभी औरतों की आंखें उसकी तरफ ही रहती है। गायत्री बहू तो बहुत सुंदर मिली है तुझे। सुंदर ही नहीं, सीधी भी, क्या किस्मत पाई है। हाँ वो तो है। अंकुश के पैदा होने पर मैंने सोचा था कैसी लड़की आएगी मेरे अंकुश के पीछे, लेकिन आज मेरी चिंता दूर हो गई। बहू तो हीरे जैसी आई है। दहेज भी तो भर भर के मिला है अंकुश को, सोने की मुर्गी निकली गायत्री तेरी बहू। हाँ, पूरा घर भर गया सामान से। दिया तो बहू के घर वालों ने बहुत है। सब वहाँ से चले जाते हैं और बबली भी अंकुश के साथ अपने कमरे में जाने लगती है। तब शिल्पा बबली को रोकते हुए गायत्री को इशारा करती है। भाभी 1 मिनट रुकना, भैया आप कमरे में जाओ। गायत्री शिल्पा का इशारा समझ गई। बहू, तुम आज अंकुश के कमरे में नहीं जा सकती हो, मुझे तो ध्यान से ही निकल गया था। अगर शिल्पा नहीं बताती तो मुझे ध्यान में ही नहीं आता। क्यों, मतलब ऐसा क्यों मम्मी जी, मैं समझी नहीं। अरे बेटा, आज तो पूछ दिया, लेकिन आज के बाद मुझसे कुछ पूछना मत। इस घर में मैं जो कहती हूँ वही होता है, और उसका कोई कारण किंतु परंतु नहीं होता है। मम्मी रुको यार, तुम भी ना, भाभी अभी अभी आई है, उसे यहाँ के तौर तरीके सीखने में वक्त तो लगेगा ना, इसलिए मैं अभी उसे बता देती हूँ। भाभी वो ऐसा है कि अभी 2 दिन तक आपको पूजा घर में सोना होगा, फिर आप अपने कमरे में जा सकती हैं। ऐसा इस घर का रिवाज है। मम्मी भी शादी होकर आई थी ना, तब उन्हें भी ऐसे ही रहना पड़ा था। जी दीदी। चलिए मैं आपको पूजा घर दिखा देती हूँ। शिल्पा बबली को पूजा रूम में छोड़ देती है। पूजा रूम बहुत छोटा था, फिर भी बबली उसमें एडजस्ट कर लेती है। अगले दिन बबली को उठने में देरी हो जाती है और गायत्री चिल्लाती हुई रूम में जाकर कहती है, बहू, अब पूरे दिन सोती रहेगी क्या? तुम्हारी तरह सब तो नहीं सोएंगे। तुम्हारे पापा जी ने तो उठकर नहा भी लिया, पूजा कैसे करेंगे अगर तुम यहाँ बैठी रहोगी तो? मम्मी जी, वो रात को सोने में दिक्कत हो रही थी, मच्छर भी बहुत काट रहे थे, तो बहुत लेट से आंख लगी, नहीं तो मैं कब का उठ जाती। अरे फुटानी तो देखो महारानी के। बबली उठकर तुरंत नहाने जाती है। नहा धोकर तैयार होकर गायत्री के पैर छूती है। खाने में क्या बनाना है मम्मी जी, आप बता दो, मैं बना दूंगी। पापा जी जितनी देर में पूजा करेंगे उतनी देर में मेरी रसोई बन जाएगी। बहू, कोई 2-4 लोगों का खाना नहीं बनाना है तुझे, अभी कम से कम 20 लोगों का खाना बनाना होगा।
अभी कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं तो उस हिसाब से खाना बना ले। मम्मी जी आप ही बता दो ना क्या बनाऊं। अरे क्या बनाओ क्या, अपने हिसाब से देख ले, अच्छा सा बना ले कुछ। ठीक है मम्मी जी। बबली रसोई में चली तो जाती है, फिर वो सोचती है मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, क्या करूँ। दीदी से पूछ लेती हूँ क्या बनाऊँ, वही सही रहेगा, वरना कोई गड़बड़ हो गई तो मैं तो गई। बबली शिल्पा के पास जाकर कहती है दीदी आज नाश्ते में क्या बनाऊँ, आज बाहर से कुछ लोग भी आ रहे हैं ना। अरे कुछ भी बना लो, इतना क्या सोच रही हो, जो तुम्हें सबसे अच्छा आता है वही बना लो। बबली पड़ जाती है दुविधा में और खाना बनाने चली जाती है। अब कोई कुछ बता ही नहीं रहा तो अपने हिसाब से ही बना लेती हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है सबको। बबली पुलाव, तड़का, रोटी, खीर, गट्टे की सब्जी और बूंदी रायता बनाती है। 1 बजे तक सभी मेहमान आ जाते हैं। बबली माथे पर पल्लू लिए सबको खाना परोसती है। खाना खाकर सभी के मुंह से बस तारीफ निकलती है। बहू खाना तो बहुत अच्छा बना है, ले तेरा नेग, तेरी पहली रसोई और मुंह देखा है दोनों का। हाँ सच में बहुरिया, खाना ज़बरदस्त बना है। बबली मुझे नहीं लगा था तुम इतना अच्छा खाना बना लेती होगी, ज़रूर मम्मी ने बताया होगा क्या बनाना है। अब मैं कहाँ से बताने वाली हूँ, अपनी मर्ज़ी से ही खाना बनाया इसने। हम तो इतना भारी खाना खाते नहीं कभी, बहू को लगता है इतना भारी और मिर्ची मसाले वाला खाना पसंद है। बबली का मुंह उतर जाता है, लेकिन फिर भी वो मुंह झुकाकर खड़ी रहती है। बबली को अच्छी खासी नेक मिलती है। सबके जाने के बाद शिल्पा बबली के हाथ से नेक के पैसे ले लेती है। भाभी आप कहाँ रखोगी पैसे, मुझे दे दो, मैं उठा कर रख देती हूँ, फिर आपको जब ज़रूरत होगी तो मांग लेना। हाँ 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 आप सही कह रही हैं, आपके पास ही रखिए। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद बबली अंकुश के कमरे में चली जाती है। अंकुश और बबली के बीच में अच्छी तालमेल हो जाती है। अंकुश अपने कमरे से हंसते हुए बाहर आता है। अंकुश को हंसता हुआ देखकर शिल्पा गायत्री से कहती है मम्मी देख लो, एक दिन ही बेटा बहू के कंट्रोल में आ गया है, लगाम तो कसना होगा थोड़ा। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। तू ध्यान रखना, जब भी अंकुश घर में रहेगा देखना कि बबली कमरे में ना जा पाए, उसे काम में ही उलझा के रखना। शाम को बबली सोचती है कि आज कुछ तड़कता भड़कता बनाया जाए जो कि अंकुश को पसंद आए। ऐसे भी लोग कहते हैं कि पति के दिल का रिश्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। आज चाउमीन मंचूरियन बनाती हूँ। बबली चाउमीन मंचूरियन बनाती है। रात को ऑफिस से अंकुश का कलीग भी उसके साथ साथ आ जाता है। बबली अंकुश के कलीग से कहती है भैया आए हो तो अब खाना खाकर ही जाना। हाँ भाभी बिल्कुल, वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आप नहीं बोलती तो भी मैं खाकर ही जाता। तू नहीं सुधरेगा दोस्त। बबली तुम खाना लगाओ। बबली खाना लगाती है। चाउमीन और मंचूरियन देखकर अंकुश का कलीग कहता है भाभी बहुत स्वाद है, इतना टेस्टी है कि पूछो मत। भाई तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, ऐसा स्वाद खाना बनाने वाली पत्नी मिली है, स्वाद के साथ साथ आजकल का मॉडर्न खाना बनाने वाली। एक मेरी बीवी है, रोज़ वही रोटी सब्जी बना देती है। भाभी ऑसम, थैंक यू फॉर डिनर। अंकुश का कलीग वहाँ से चला जाता है। अंकुश कुछ कहता उससे पहले गायत्री कहती है जब देखो अपने ही मन का खाना बनाती है। जब से बबली आई है राशन भी ज़्यादा लगने लगा है। अरे बहू इतना खर्चा मत कर। मम्मी जी ऐसा तो कुछ मैंने अलग से नहीं बनाया। तो जब से आई है अपने ही पसंद का खाना बना रही है, और राशन तो महीने में 2 बार आ गया है। पैसे का होलिया हो रहा है बस। दूध भी 5-5 लीटर आ रहा है। वो मम्मी जी दूध वाले ने कहा कि मेरी शादी से पहले 5 लीटर ही आ रहा है। बहुत अच्छा है, अब ये सब भी कर तू, सबसे पूछा पूछी। मुझसे जबान मत लड़ा, जा अपना काम कर। अंकुश खाकर अपने कमरे में चला जाता है। बबली अपना खाना लेकर अंकुश के कमरे में जाने लगती है। तभी गायत्री कहती है अरे कहाँ जल्दी महारानी, ये सब कौन साफ करेगा? खाना तो यहीं बैठ के खा सकती है ना तू। पहले खा ले, फिर ये सब साफ सफाई करके रसोई का सामान फ्रिज में रख के चली जाना कमरे में। अरे कौन सा कमरे में बैठकर खाना ज़्यादा अंदर जाएगा? ऐसा नहीं है, मैं यहीं खा लेती हूँ। बबली डाइनिंग टेबल पर ही बैठकर खाना खाती है। उसकी आंख से आंसू बहने लगते हैं। कौन सा पूरे घर का राशन मैं खा लेती हूँ जो मम्मी जी मुझे इतना सुनाती रहती है। जितना भी कर लो इन लोगों के लिए कम ही है। 12 बजे तक बबली सारा काम सल्टाकर अपने कमरे में जाती है और थक कर सो जाती है। अगले दिन फिर वही सब होता है। गायत्री और शिल्पा बबली को किसी न किसी काम में फंसाकर दिन भर कमरे में नहीं जाने देते और रात को थक कर बबली कमरे में जाते ही कहती है बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है मुझे।
हाँ, तुम्हें तो बस अपनी नींद से मतलब है, आते ही सो जाती हो। मैं भी ऑफिस से आता हूँ ये सोचकर कि थोड़ा टाइम अपनी बीवी के साथ स्पेंड करूँगा, लेकिन तुम हो कि मेरे मूड का कचड़ा कर देती हो। अरे ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाकर सो जाओ तुम। अब अंकुश और बबली में खटपट होने लगती है। नंदिनी दुखी दुखी हो जाती है। सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब शिल्पा आग में घी का काम करती है और वो अंकुश के कान भरने लगती है। एक रोज बबली अंकुश से कहती है, ऑफिस से आते वक्त पनीर लेते आना, कल मैं पनीर पराठे बना दूंगी नाश्ते में। ठीक है। अंकुश ऑफिस चला जाता है। उधर दोपहर में जैसे ही बबली खाना खाने बैठती है, गायत्री कहती है, सारा खाना तो यही खा जाती है, लगता है बनाती है बस अपने लिए, कितना खाती है भगवान ही मालिक है। बबली का पारा चढ़ जाता है। मम्मी जी मैं ही खाती हूँ, बाकी सब तो हवा पानी पर ही जिंदा है ना। इतना कहकर वो चली जाती है अपने कमरे में। रात को अंकुश पनीर लेकर आता है और बबली को देते हुए कहता है, अरे पनीर बहुत महंगी है, कोई सस्ती नहीं है, रोज़ रोज़ मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, आज ला दिया अब रोज़ मत बोलना। अरे आज पहली बार तो मंगवाया है, अब मत लाना, हो गया। बबली गुस्से में रसोई में चली जाती है। इधर मौके का फायदा उठाते हुए शिल्पा अंकुश के पास जाकर कहती है, भैया आपको नहीं लगता कि जब से भाभी आई है तब से घर के सिस्टम बदल गए हैं? आज तक हमारे घर में पनीर नहीं आया था, उसे पनीर चाहिए। बोलो, इतनी महंगाई बढ़ गई है, कमाना कितना मुश्किल है और इसे खर्च करने की लगी पड़ी रहती है। ऐसा तो कोई स्पेशल काम करती नहीं है, जब देखो खाना बनाएगी या बैठी रहेगी और कहती है दिन भर काम करके थक गई मैं। अरे बाबा, खाना तो तुम अपनी पसंद का बनाती हो, कौन से हमारे पसंद का आज तक कुछ भी बनाया है? बच्चा करने में तो इसकी नानी मरती है। आपको पता है वो मेरी क्लास में अजय नहीं पढ़ता था, उसकी शादी को 2 महीने हुए नहीं कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई और इनको ड्रामे करने हैं बस। मैं सब समझ रहा हूँ शिल्पा। भैया चौकन्ने रहना, आजकल का कुछ पता नहीं, कहीं भाभी का चक्कर किसी से ना चल रहा हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इतना तो मैं जानता हूँ बबली को। फिर तो भैया आप गलती कर रहे हैं। सबको ना अपनी पत्नी पर भरोसा होता है, लेकिन धोखा भी वही देती है। इधर बबली सब कुछ सुन लेती है और उसका पारा फट जाता है। वो बर्तन फेंकते हुए कहती है, छाछ तो छाछ, चालनी भी बोलने लगी। माँ तो मुझे सुनाने का कोई कसर नहीं छोड़ती थी, अब बेटी भी सुनाने लगी। अंकुश को भड़का रही हो, भड़काओ। आज इन्हीं माँ बेटी के कारण मेरे और अंकुश में कुछ सही नहीं है। क्या बोले जा रही हो? तुम मेरी बहन से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हारी बहन से बात नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी माँ और बहन मुझे दिन भर ताने मार सकती हैं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, जीना हराम कर दिया इन्होंने मेरा। देखो, मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना, इतनी दिक्कत है तो तुम अपने मायके चली जाओ। अभी तक मैंने कुछ कहा नहीं, मायके क्यों जाऊं मैं यहीं रहूंगी, यहीं बगल के भाड़े के घर में, और उसका पैसा तुम दोगे। रसोई में मुझे आधा हिस्सा चाहिए। अरे ठीक है, कर देते ना रसोई आधी, कुछ दिन में अकल इसके अपने आप ठिकाने आ जाएगी। बहुत बोली निकल रही है ना। यहाँ पर तो दिन भर खाने को मिलता है, जब देखो दूसरे के नाम पर खाती रहती है। बबली उसी वक्त अपने घर से सटे एक घर में जाती है और वहीं भाड़े का कमरा ले लेती है। पूरे मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैल जाती है, पर बबली तो आराम से भाड़े के घर में रहती है। 6 महीनों में उन्होंने मुझसे 600 काम करवा लिए, अब मैंने भी इनका जीना हराम नहीं किया तो देखना। अगले दिन बबली ससुराल जाती है और अपनी रसोई में रोटी सब्जी बनाने लगती है। इधर शिल्पा अपनी रसोई में मैगी बनाती है। बबली जोर जोर से अंकुश को आवाज़ लगाकर कहती है, ओ पतिदेव, अब तुम्हारा खर्चा नहीं लग रहा जब तुम्हारी बहन मैगी बनाकर खा रही है। अभी तक दोनों माँ बेटी खाना सूंघ कर जिंदा थी ना, आज इन्हें भूख कैसे लग गई? अरे तुम अलग हो गई हो ना, तो अपने आप से मतलब रखो। मतलब तो रखूंगी मैं, मुझे भी इसी तरह से टॉर्चर किया जाता था। अब रोज बबली अपनी सास और ननद पर नजर रखती और देखती रहती कि उनकी रसोई में क्या बना है। एक रोज गायत्री पनीर के पकोड़े बना रही थी तो बबली कहती है, अरे पनीर तो कुछ समय पहले सुनार की दुकान पर मिल रहा था, अब क्या हुआ? अब वापस से रोड पर मिलने लगा क्या? ए बहू, तो अपना देख। बबली उसी वक्त अंकुश को फोन करके कहती है, अंकुश, मुझे तो बड़ा पनीर के लिए लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे तुम। तुम्हारी बहन इतना सिखा रही थी मुझे, अब क्या कहते हो? तुम मुझे काम करने दोगे कि नहीं? मेरे समय तुम्हें चुगली सुनने का वक्त कैसे मिल जाता था, अब क्या हुआ? अब तुम्हारी माँ जो भर भर के राशन मंगवा रही है वो कुछ नहीं। कान खोल के सुन लो, अब अगर मेरा दिमाग खराब किया ना तो तलाक भी लूंगी और तुम्हें मेरा खर्चा भी उठाना होगा।
जब मैं भी तुम्हारी माँ की तरह खर्च करने लगूंगी ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। मैं घर आकर बात करता हूँ, रखो फोन। बबली अब आराम से भाड़े के घर में रहती है और उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ता। अगले दिन बबली रोज की तरह अपने हिस्से की रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है और देखती है कि गायत्री 5 लीटर दूध चढ़ा रही है। अब 5 लीटर दूध कौन पी रहा है? ऐसे तो मैं ही सब कुछ खाती पीती थी ना, लेकिन अभी तो मैं नहीं हूँ। बोलिए सासू माँ, आप लोग तो खाना सूंघकर खाते हैं, फिर इतना दूध किस लिए मंगवाया है? बबली की आवाज़ बाहर तक जाने लगती है और मोहल्ले में गूंजने लगती है। तभी पड़ोस की एक औरत दूसरी औरत से कहती है, लो शुरू हो गई गायत्री की बहू, बिना बुफर के बुफार है। अच्छे कर्म फूटे बेचारी गायत्री के। अरे कोई कर्म नहीं फूटे उसके, वो भी कोई कम नहीं है। हाँ सुना तो मैंने भी यही है, गायत्री तो कम नहीं है वैसे भी। इधर बबली की आवाज़ सुनकर गायत्री कहती है, अरे बहू अब मुंह बंद भी कर ले, कब तक बोलती रहेगी मेरी माँ? पूरे मोहल्ले में पता चल जाएगा कि हमारे घर में 5 लीटर दूध आया है। हाँ मम्मी जी, मोहल्ले वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि 5 लीटर दूध आया है। पता नहीं किस दिन इसे पसंद कर ले आए थे। मम्मी रहने दो, तुम आ जाओ बाहर रसोई से, लोगों को भी पता चली ये कैसी है। हाँ हाँ, लोगों को भी पता चले कौन कैसा है, जैसे तुम लोगों के बारे में तो कोई जानता नहीं है ना। शिल्पा मुंह लाल करके बबली से लड़ने को आ जाती है। अरे इसके मुंह मत लगना मेरी बच्ची, ये तो डायन है, डायन, किसी की सुनती नहीं है। हाँ मैं डायन हूँ, और मुझे डायन बनाया किसने? आप लोगों की हरकतों ने। इतने में ही अंकुश वहां आ जाता है, पर बबली की आवाज़ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बबली की आवाज़ से मोहल्ले की कुछ औरतें वहां आ जाती है और गायत्री से कहती है, गायत्री बहन बुरा मत मानना, तुम्हारे जैसी सास के कारण ही सास शब्द बदनाम हो गया है। गाय जैसी बहू को तुमने खुद शेरनी बनाया है और अब रो रही हो। तुम्हारी बेटी भी तो किसी की बहू बनेगी, उसकी सास और ननद भी उसके साथ यही करेगी, तो कैसा लगेगा तुम्हें? अंकुश बेटा, तुम तो बाहर रहते हो, दुनिया देख ही रहे हो। ऐसे समय में तुम्हें ऐसी बीवी मिल गई तो तुम्हें और क्या चाहिए? वक्त रहते समझ जाओ, वरना बबली जैसी लड़की तुम्हें नहीं मिलने वाली। अंकुश। औरत बबली के माथे पर हाथ फेर के चली जाती है। बबली की आंखें भर आती है और अंकुश बबली का हाथ पकड़कर कहता है, बबली चलो अपने घर, मैं भी आज से तुम्हारे साथ भाड़े के घर में रहूंगा और रसोई भी अपनी वही होगी। अरे ये क्या कह रहा है बेटा तू? भैया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग मेरा तुम लोगों ने खराब कर दिया था, मेरी गृहस्थी खराब कर दी तुम दोनों ने मिलकर, दिन भर मेरे कान भर भर कर। मैं देख रहा हूं बेचारी बबली का 1 महीने में राशन का खर्च आया है 1000 और आपका 20,000। अंकुश बबली के साथ घर से जाने लगता है। तब गायत्री और शिल्पा उसे रोक लेती हैं। मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ गलत किया। भाभी भैया से कहो ना कि ना जाए, अब ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। हाँ बहू, ऐसा फिर से नहीं होगा। मैं भी आपके साथ घर के काम में हाथ बटाऊंगी भाभी। अंकुश रुक जाओ ना, मुझे परिवार के साथ रहना है। इन लोगों को सबक सिखाना था जो इन्हें मिल गया। अब सब एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। ला 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 ला। हाथ पे पर्स लिए गुनगुनाती हुई प्रिया अपने घर लौटती है और पैर पर पैर चढ़ाकर हाथ में रिमोट लिए टीवी देखना शुरू करती है। सुबह उठो, ब्रश करो, कॉलेज जाओ। ओ माय गॉड, कितना हेक्टिक शेड्यूल रहता है मेरा। लगता है एक टीवी कमरे में लगवाना ही होगा या हॉल में एक एसी। इतनी मेहनत के बाद जब शरीर को आराम ही ना मिले तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का। सुबह से रसोई में काम कर रही पुष्पा हॉल में आती है, जहां वो देखती है कि उसकी बेटी प्रिया पहले ही कॉलेज से आकर टीवी के मज़े ले रही है। रिमोट दे मुझे, मेरे सीरियल का टाइम हो गया है। इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं मम्मी? सुबह 10 बजे की निकली हुई हूँ मैं, और सुबह 10 बजे निकलने के लिए मैडम उठी है ठीक 10 बजे, और अभी बज रहे हैं 12। कॉलेज आपका ओवर होता है 3 बजे, तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई देवी? क्या पुष्पा जी, आप अपनी बेटी से कैसे सवाल पूछ रही है? आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये कॉलेज में पहुंची तो 9वीं में 4 बार फेल, 12वीं में 2 बार फेल। अब रिटायरमेंट तक कॉलेज में पढ़ाई करने दीजिए मेरी बेटी को, है कि नहीं बेटा? सुबह से उठकर एक पैर पर इस घर के सारे काम करती हूँ मैं, ये नहीं कि मम्मी की मदद करा दे। पता नहीं अपने ससुराल जाकर क्या करेगी ये, रसोई में आग लगाएगी आग। शायद आप भूल गई हैं मम्मी, पंडित जी ने क्या कहा था, मैं अगर मिट्टी को भी छू लूँ तो वो सोना बन जाता है। वैसे ये बात तो सच थी,
प्रिया आलसी और कामचोर जरूर थी, पर दिमाग की शातिर थी। एक रोज प्रिया अपनी सहेली के साथ बाजार में गोलगप्पे खा रही थी। हद करती है बहन तू भी, तेरे घर लड़के वाले पहुंचने वाले और तू यहाँ गोलगप्पे खा रही है। तो ना खाओ, उन लोगों से बातचीत में 2 घंटे भूखे प्यासे किसी मूर्ति की तरह बैठे रहना होगा मुझे। उतना ड्रामा करने के लिए पेट में खाना भी तो ज़रूरी है कि नहीं। यहाँ प्रिया और नेहा गोलगप्पे खा रही थी, तभी कुछ दूर पर चाट खा रहे एक परिवार पर प्रिया की नज़र पड़ती है। भैया पेट भर के इन्हें चाट खिला दो। ये गलत कर रही हैं मनोरमा जी आप। और नहीं तो क्या मम्मी जी, मेरे प्यारे पापा जी का पेट यहीं भर जाएगा तो लड़की वालों के यहाँ क्या खाएंगे वो। और अगर हम लड़की के हाथ का खाना टेस्टी नहीं करेंगे तो रिश्ता क्यों ही करेंगे, है कि नहीं प्यारे पापा जी। इस नास बेटी की काली जबान, इसीलिए तो प्रेम का रिश्ता नहीं हो रहा। जहाँ जाते हैं दोनों ससुर बहू खाने पर टूट पड़ते हैं, जैसा ससुर वैसी बहू। और तो क्या खराबी है मेरी ज्योति में, मेरे गांव की लड़की है। हमारे गांव के लोग किसी के घर के खाने को चख कर ही उस घर के इंसान को परखते हैं। इसीलिए आपने ज्योति के घर का खाना पसंद किया और पापा जी ने हमारे। पर सिर्फ खाना ही नहीं, लड़की भी देखनी होती है पापा। पर आपको कौन समझाए, अपनी पसंद की लड़की मेरे लिए ले आए पापा आप। जैसे या तो खाना खाने से मतलब है या खाना बनाने से। पति कैसा है इससे इसे कोई मतलब नहीं है। ऊपर से मम्मी प्रेम के लिए जो रिश्ता देखती है आप उसमें भी टांग गड़ा देते। इसीलिए लड़के की शादी फिक्स नहीं हो रही है। जो लड़की हो जैसी हो बस हाँ कह दीजिएगा इस बार। वहां पानी तक नहीं मांगेगा कोई, कह देती हूँ। इस परिवार की बातें सुनकर प्रिया नेहा से कहती है, शादी करो तो ऐसे घर में जहाँ सभी बहू को लाने के लिए इतने उतावले हो कि कैसी भी बहू हो उसे एक्सेप्ट कर ले। पानी पूरी खाकर प्रिया अपने घर पहुंचती है, जहां उसके पहुंचने के 2 मिनट बाद ही लड़के वाले भी पहुंच जाते हैं। और इत्तेफाकन ये परिवार किसी और का नहीं, प्रेम का ही होता है। प्रेम के घर वाले तो प्रिया को देखते ही उसकी तारीफ के पुल बांधने शुरू कर देते हैं। हमें तो प्रिया भाग गई भाई साहब, अब इस बच्चे को विदा कीजिए और हमारे घर भेजने की तैयारी कीजिए। पर बहन जी आप लोगों ने तो हमें खातिरदारी तक करने का मौका नहीं दिया। जाओ प्रिया, रसोई में जाओ और सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। चाय नाश्ता करने थोड़ी ना आया हम यहाँ आंटी जी। मैं अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहा हूँ, कोई काम वाली नहीं। एक ही दिल को कितनी बार जीतो कि पगले। प्रेम जी ठीक तो कह रहे हैं मम्मी। ये आओ भगत, ये खाना ये मेरी बेटी ने बनाया, मेरी बेटी सिलाई कढ़ाई जानती है, ये सब ना बहाने होते हैं सिर्फ और सिर्फ किसी संबंध को जोड़ने के लिए। बाद में सच्चाई क्या है वो तो ससुराल वालों के सामने आ ही जाती है। तो ऐसा ड्रामा करना ही क्यों। मुझे ये बात आप लोगों की बड़ी अच्छी लगी आंटी जी कि आप लोगों को किसी और चीज़ में दिलचस्पी ना होकर मुझ में इंटरेस्ट है। तो मेरी तरफ से भी हाँ ही है। ऐसे कैसे प्यारे पापा जी, आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है यहाँ पर। अरे पर मैं क्या कहूँ बहू, मेरा पेट तो पहले ही भरा हुआ है। अगर ये लोग नाश्ता लाए भी तो मैं चख नहीं पाऊँगा। प्रिया के भाग्य में जो लिखा था वो हो ही जाता है और प्रेम के घर की बहू बनकर प्रिया प्रेम के घर आ जाती है। अपने कमरे में आराम से सज धज कर प्रिया फ़ोन पर बातें करने लगती है। अरे क्या बताऊं बहन, इस घर में किसी को फालतू की पंचायत ही नहीं है। मैं सोऊं उठूं नाचूं गाऊं कुछ भी करूं। सुबह के ना 10 बजे उठी हूं मैं और अभी तक कमरे के बाहर कदम नहीं रखा मैंने। यहाँ तक कि कमरे में ही कॉफ़ी पहुँच गई है। मुझे नहीं लगता यहाँ मुझसे कोई काम करवाएगा। आराम से रहूंगी मैं तो। ला 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 ला। किस्मत है तो तेरे जैसी बहन, पर हो सकता है ये सब तेरे ससुराल वालों का ड्रामा हो, क्योंकि तू नई नहीं है ना। जैसी पुरानी होगी तेरे साथ भी वही होगा जो सभी बहुओं के साथ होता है। बहू ये बना दो, बहू वो बना दो। मेरी इतनी पुरानी सहेली होकर भी तुझे डाउट है कि मैं काम करूंगी। कभी भी नहीं बहना। प्रिया नेहा से बात कर रही थी, तभी हॉल से उसे सुरेश आवाज़ देकर बुलाता है। अरे नहीं बहू, ज़रा कमरे के बाहर तो अपने चरण कमल रखिए। आज अपना चेहरा दिखाओगी कि नहीं बेटा। मेरी पसंद को ख़राब कहते हैं आप सब, पर शादी के अगले दिन ही सुबह 6 बजे उठकर मेरी ज्योति ने अपनी पहली रसोई की तैयारी कर ली थी। और यहाँ आपकी और आपके सुपुत्रों की पसंद की लड़की अभी तक कमरे के बाहर नहीं निकली। अभी वक्त हो रहा है 1:15। आज सुबह 4 बजे से ही राहु काल चल रहा है पापा जी, जो अभी तुरंत खत्म हुआ। और राहु काल में मैं अपने ससुराल का कोई भी काम शुरू करके कोई अमंगल नहीं करना चाहती थी। देख लिया पापा आपने हमारी प्रिया को, ये है हमारी पसंद। तो ठीक है बहू, अब तो राहु काल खत्म हो गया, जाकर बना दे अपनी पहली रसोई, हम भी ज़रा मुंह मीठा करें। अपने ससुर जी की बातें सुनकर प्रिया रसोई में जाती है। खाना तो मैं बनाने से रही भाई,
हाँ, मुंह मीठा ज़रूर करवा देती हूँ पापा जी का। प्रिया फ्रिज से दही निकाल कर उसमें चीनी मिलाती है और सभी के लिए एक एक कटोरी दही हॉल में लेकर आती है। आप सभी का मुंह मीठा करने के लिए ये मेरी पहली रसोई थी पापा जी। और हाँ पापा जी, आप इस खाने में कोई बुराई मत निकालिएगा, क्योंकि मैंने इस दही को पहले ही भगवान के सामने रख दिया है, तो अब तो ये प्रसाद भी है। बड़ी चालाक लोमड़ी लेकर आई है मम्मी जी, पूरा घर इसके सपोर्ट में खड़ा हो गया है। मैं और मेरे प्यारे पापा जी अब अकेले करेंगे क्या? पहली रसोई के बाद रोज़ की तरह ज्योति ही रसोई में जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है। जिस बहू की तारीफों के पुल बांधती है ना मम्मी जी, उससे ये नहीं हो रहा कि खाना बनाने में हाथ बटा दे। अरे काहे की देवरानी भाई, जब उसके लिए भी मुझे ही खाना बनाना पड़ रहा है। ज्योति सभी को खाना परोसती है। खाना कैसा बना है मम्मी जी? कैसा बना है खाना, ये आप क्यों पूछ रही हैं देवरानी जी? क्योंकि खाना तो मैंने बनाया है। इसीलिए तो वो पूछ रही है। देख रहे हैं ना प्यारे पापा जी, इस घर में मेरा बना सब खाते हैं पर मेरी तारीफ कोई नहीं करना चाहता। मेरी प्यारी बहू का खाना इतना खराब है तो छोड़ दीजिए आप सब खाना। क्या प्रिया बहू, तुम्हें बना देते खाना अपने सास, पति और जेठ के लिए? अभी तो वो आई है पापा, आते ही काम करवा लूँ क्या अपनी प्रिया से मैं? कुछ भी बोलते हो आप कसम से। यहाँ तो काम से बचने के बहाने तक नहीं ढूंढने पड़ रहे मुझे। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। रोज तो इस बात पर बहस होती थी कि कौन सी बहू बेस्ट है, पर आज तो सुरेश और मनोरमा के बीच ये बहस पूरे मोहल्ले के सामने छिड़ जाती है। मोहल्ले में सब्जी खरीद रहे दोनों मियाँ बीवी यहीं लड़ने मरने लगते हैं। अरे क्यों बनेगी लौकी? मेरी ज्योति तुम सबके लिए खाना भी बनाए और तुम लोगों की पसंद की सब्जी भी आए, ये नहीं होने दूंगा मैं। ज्योति को तो मैं अपनी पसंद से लेकर आया था ना, तो वो खाना भी मेरी ही पसंद का बनाएगी, समझिए आप। और अगर आपको ये लौकी, तोरी, तरी वाली भिंडी बनवानी है तो अपनी प्यारी प्रिया से कहिए, वरना मैंने ज्योति को मना कर दिया ना तो वो रसोई में जाना भी बंद कर देगी। अरे अब तो बात हुआ, क्या समझते हैं आपको कि मेरी बहू को कुछ नहीं आता? और सब्जी वाली की रेडी से एक बड़ा सा कद्दू अपने हाथ में उठाकर बाहुबली की माँ की तरह चीखती हुई मनोरमा कहती है, तो हो जाए मुकाबला, कर लेते हैं 2-2 हाथ। अगर मेरी बहू प्रिया इस मुकाबले में जीती तो वो हफ्ते में एक बार ही खाना बनाएगी, और अगर वो हारी, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो मैं सब्जी खाना छोड़ दूंगी। जोश जोश में इतनी बड़ी कसम मत खा ले मनोरमा। प्रिया ने तो अपने ससुराल में अब तक दही के अलावा कुछ भी नहीं बनाया, और दही भी क्या बनाई। पर ये मुकाबला होगा किस चीज का? खाने का, और किसका? क्योंकि मेरी प्रिया को खाने के लिए ही तो ताने मिलते हैं ना। ये हुई ना बात मनोरमा जी, आज लग रहा है कि आपने समझदारी की 2 बातें की है। तो बताइए क्या बना रही है दोनों बहुएं कंपटीशन में? ज़रूर आपकी ही पसंद की कोई सब्जी होगी, पर कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है, क्योंकि ये सब्जी अगर आपकी प्यारी प्रिया खराब बनाएगी तो वो आपकी आखिरी सब्जी हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, खाना तो आपकी पसंद का बनेगा, आपकी फेवरेट खिचड़ी। सुरेश तो डबल खुश हो जाता है। दोनों घर लौटकर सभी के सामने इस बात को रखते हैं। आप फिक्र मत कीजिए पापा जी, जीत गई मैं कॉन्टेस्ट, समझ लीजिए। आपके खाने से सब्जी नहीं जाने दूंगी मैं मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए। खिचड़ी तो आपकी प्रिया ही बनाएगी, वो भी द वर्ल्ड बेस्ट। पर नॉर्मल खिचड़ी बनाने में मज़ा क्या आएगा? तुम दोनों की खिचड़ी में कोई ऐसा नया तड़का डालो जो हमने पहले कभी खाया ना हो, तब तो बात बने। और जैसे ही घड़ी में 1 बजते हैं, दोनों बहुएं रसोई में खिचड़ी बनाने चली जाती हैं। बाहर बैठे सभी लोग 2 टीमों में बंट जाते हैं, एक टीम प्रिया की तो दूसरी ज्योति की। मैं तो ज्योति की साइड हूँ बाबा। मोहल्ले की औरतों के साथ घर वाले सभी हॉल में बैठे प्रिया और ज्योति की खिचड़ी पर नजर गड़ाए बैठे थे कि किसकी बनेगी खिचड़ी और किसका भाजी पाला। जैसा प्रिया के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे तो लगता है कि 1 घंटे के अंदर उसकी खिचड़ी बन ही नहीं पाएगी और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। पर समय से पहले ही प्रिया अपनी खिचड़ी लेकर बाहर आ जाती है। क्या हुआ ज्योति बहू, नहीं पकी क्या खिचड़ी? तभी ज्योति भी अपनी खिचड़ी लेकर बाहर आती है और दोनों की खिचड़ी सभी को परोसी जाती है। ये कैसी पतली सी खिचड़ी बनाई है प्रिया तुमने, हार गई तुम तो। आप एक बार चेक कर तो देखिए आंटी जी, प्रिया की खिचड़ी की कोई और क्या ही तारीफ करता, यहाँ तो सुरेश ही खिचड़ी पर फिदा हो जाता है। अमृत है अमृत, ये इतनी पतली खिचड़ी, और वाह 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 क्या स्वाद है। तू तो नंबर 1 है ज्योति, और दूसरी वाली खिचड़ी तो बिल्कुल बेकार है।
जिस खिचड़ी को आप बेकार कह रहे हैं ना, वो ज्योति भाभी की है, और ये पतली खिचड़ी वो मेरी है पापा जी। पर ये खिचड़ी तुमने पतली की कैसे, और इतनी पतली होने के बाद भी इतनी स्वादिष्ट? खिचड़ी के है 4 यार, दही पापड़ और अचार। मैंने खिचड़ी में दही का तड़का लगाया है भैया, उसी से ये पतली हुई। याद है मैंने कैसे अपनी पहली रसोई में शुभारंभ दही से किया था? दही चीनी से ज़्यादा शुभ हो ही क्या सकता है। जो दही का तड़का लगाना तो ज़रूरी था ना पापा जी। और वैसे भी जेठ जी ने कहा था खिचड़ी बनाना, पर नया तड़का लगाकर। भाभी ने तो बिल्कुल प्लेन सी खिचड़ी बना दी, जैसे कि सब बनाते हैं। अरे मसाला खिचड़ी बनाई है मैंने, और इसमें इतना मसाला डाला है कि इंसान का पेट ही खराब हो जाए। चलिए वोटिंग शुरू करते हैं। और ये तो लाजमी था कि वोटिंग में जीतती तो प्रिया ही। पूरे घर में प्रिया की वाह वाही हो जाती है। प्रिया तो बड़ी खुश थी क्योंकि उसका लक उसे इतना फेवर कर रहा था। रात के खाने के वक्त जैसे ही घर की बड़ी बहू ज्योति किचन में जाती है, मनोरमा उसे टोकते हुए कहती है, अरे तू रहने दे ज्योति, तेरे हाथ का खाना खा खा कर पक गए सारे। आज रात तो सभी को प्रिया के हाथ की खिचड़ी खाने का मन है। पर आपने बोला था कि मैं कंपटीशन जीत गई तो हफ्ते में एक ही बार खाना बनाऊंगी मम्मी जी। अरे ये तो बोलने की बात है बेटा, बिन हड्डे की जुबान है, चला दी। अब कौन सा तू हार जाती तो मैं सब्जियां छोड़ देती है। जा अपनी स्पेशल पतली खिचड़ी बना ले। प्रिया का तो सर चकरा जाता है। जैसे तैसे वो खिचड़ी बनाकर सभी को खिलाती है, जो सभी उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं। सभी के खाना खाने के बाद जैसे ही प्रिया अपने कमरे में सोने जाती है, ज्योति उससे कहती है, देवरानी जी, बर्तन वगैरह धोने भी आपको ही होंगे, क्योंकि इस घर में नियम है, जो खाना बनाएगा बर्तन भी वही साफ करेगा। जिस लड़की ने आज तक कोई काम नहीं किया था, वो रात के 11 बजे बर्तन घिस रही थी। लोगों की तारीफ तो लूटनी थी भगवान, पर इतनी भी नहीं। कितना काम करना पड़ रहा है मुझे। बर्तन घिस घिस कर 1 बजे प्रिया सोने जाती है कि सुबह 7 बजे उसके दरवाजे को खटखटाकर उसकी सास उसे उठा देती है। माफ़ करना बहू, मुझे तुझे उठाना पड़ रहा है, पर वो क्या है ना, बाहर सुषमा आई हुई है। उसकी हालत देख तो ज़रा, मुंह से पानी टपक रहा है उसके। कह रही है नाश्ता करेगी तो तेरी पतली सी खिचड़ी का ही। अब 45 मिनट में तू खिचड़ी तैयार कर देती है ना, जा बना दे बेटा। मैं फिर से नहीं। सुबह के 7 बजे प्रिया को रसोई में जाना पड़ता है। 7 बजे सूरज निकल भी आता है, आज पहली बार पता चल रहा है। इस खिचड़ी ने तो मुझे फंसा दिया। कल से 3 बार खाना बना चुकी हूँ मैं। इतना काम तो अपने 27 साल के जीवन में नहीं किया मैंने। रोती बिलकती प्रिया करती भी क्या, खिचड़ी बनाकर पैक करके सुषमा को देती है। वाह वाह बहू, तूने तो मेरा दिन बना दिया बेटा। यहाँ सुषमा दरवाजे से निकल रही थी कि वहाँ मोहल्ले की बाकी औरतें अपने बच्चों के साथ पहुँच जाती है प्रिया के हाथ की पतली पतली खिचड़ी खाने। अरे आप सब एक साथ यहाँ कैसे? अब क्या बताओ जीजा जी, प्रिया के हाथ की खिचड़ी खाने के बाद तो रात को अपने घर का खाना स्वाद ही नहीं लग रहा था। अब किसी के घर मुंह उठाकर ऐसे तो आ नहीं सकती थी, तो मैंने मोहल्ले की बाकी औरतों को फ़ोन किया तो पता चला सभी का यही हाल है, तो हम सारे के सारे एक साथ यहाँ आ गए। पर मानना पड़ेगा सुषमा, बाजी मारने में तो अव्वल है। मुझसे तो कह रही थी ना ना बाबा, मुझे शर्म आती है किसी के घर खाना मांगने जाने में, और पैक करवा कर खिचड़ी ले जा रही है। एक साथ 15-20 औरतों को देखकर प्रिया को तो चक्कर आने लगते हैं। प्रिया सभी को खिचड़ी खिलाती है और खिचड़ी खाने के बाद मोहल्ले की औरतें अपने अपने पतियों को भी खिचड़ी खाने प्रिया के पास भेज देती हैं, मानो कि प्रिया के ससुराल में कोई भंडारा चल रहा हो। कभी कोई तो कभी कोई, यहाँ तक कि अब तो दूर दूर से रिश्तेदारों की भी फरमाइशें आने लगी थी कि उन्हें भी प्रिया की पतली सी खिचड़ी खानी है। और अब प्रिया हार जाती है। अरे प्रिया बेटा, वो तेरी मामी सास नहीं है क्या? अरे जो तेरी शादी में आई थी, वो तेरी खिचड़ी की तारीफ सुनकर उसे खाने आने वाली है। हाथ जोड़ती हूँ मैं मम्मी जी, मैं ज्योति भाभी नहीं हूँ, प्रिया हूँ। अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी काम नहीं किया था। जिस दिन आप लोग मेरे लिए रिश्ता लेकर आ रहे थे, याद है? आप लोग वो चटोरे चाट वाले के पास चाट खाने रुके थे। वहाँ मैंने आप लोगों की बात सुन ली थी कि आप लोग बहू लाने को कितने उतावले हैं। बस इसलिए मैंने शादी को हाँ किया था, क्योंकि मुझे तो काम चोरी करनी थी। मुझसे इतना काम नहीं होगा मम्मी जी। ज्योति भाभी दुनिया की बेस्ट बहू है, मैं मानती हूँ। भगवान जाने वो पिछले इतने सालों से कैसे सभी का खाना नाश्ता सब कुछ बना रही हैं। ये रसोई आपकी है भाभी, पर हाँ मैं अब ना आपकी पूरी मदद करूँगी। हर रात एक टाइम खाना मैं बनाऊँगी और झूठे बर्तन भी साफ़ कर दूँगी, पर मुझसे 3 टाइम और इतने सारे लोगों का खाना मत बनवाइए। प्रिया का भोलापन और परेशानी देखकर सभी